नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी गोधूली भाग 1 उसका चैप्टर 9 है पाठ 9 रुको बच्चों। इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन के मस्तिष्क में जो चित्र उभरते हैं उसको व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो कविता की जो 2 पंक्तियां उसको पढ़िए और इन 2 पंक्तियों में आपके मस्तिष्क में क्या विचार आ रहा है इसको लिखिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन 2 पंक्तियों रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, इन 2 पंक्तियों में लिखा है कि रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको को पढ़ने तथा विचार करने पर हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है। हम आप सभी देखते हैं कि सड़क पर किस तरह से गाड़ियां चलती है। ये यह नहीं सोचती कि हमारे अलावा किसी दूसरे के लिए भी यह सड़क है। यह हिदायत देती है कि सड़क पार करने से पहले रुको और तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। मतलब इसका क्या कहना है कि आप रुक जाओ और मुझे गुजर जाने दो मुझे, नहीं तो कोई हादसा हो सकती है। इन गाड़ियों पर चलने वालों के लिए दूसरों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। प्रश्न संख्या 2 है कि उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, वो 12 या कभी तो इसके बाद भी पहुंचते हैं। अफसर जो लोग होते हैं ना, वो अपने ड्यूटी में कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते। वो कभी 12 बजे पहुंचते हैं या कभी तो इसके बाद भी पहुंचते हैं। अपने विभाग में जो जिनका अलग अलग विभाग होता है, अपने विभाग में लेट पहुंचते हैं। कभी यह कहकर किन खामियों को बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि कभी यह कहकर व्यवस्था की या व्यक्ति की जो अपने कर्म के प्रति लापरवाही है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठता होती है, लेकिन उसके प्रति जो व्यक्ति लापरवाह है, अकर्मण्य है, अपने कर्मण्य के प्रति सजग नहीं है, अकर्मण्य है वह व्यक्ति, उनकी खामियों को बताना चाहते हैं। और वह विभाग भी अपने समय पर नहीं पहुंचता है, फिर भी वह तेजी में रहता है। कहता है कि विभागीय जो पदाधिकारी होते हैं ना, वो अपने समय पर कभी नहीं पहुंचते हैं, आप फिर भी दूसरों को दिखाते हैं कि तेजी में मैं रहता हूं। गाड़ी पे बैठ जाते हैं और वो तेजी में रहते हैं। इसका कारण है वह विभाग के कामकाज से ज्यादा इधर उधर के कामकाज पर ध्यान देते हैं। इसीलिए वह इधर उधर के कामकाज निपटाकर 12 या कभी उसके बाद भी अपने विभाग में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि न्याय व्यवस्था पर कवि के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। लिखने के लिए कहा जा रहा है कि न्याय व्यवस्था पर आप कैसे टिप्पणी करेंगे। तो न्याय व्यवस्था पर कवि ने पूर्णतः सत्य एवं यथोचित टिप्पणी की है। यह कवि ने झूठा नहीं लिखा है, कवि ने बिल्कुल सत्य लिखा है। इस न्याय व्यवस्था में सबसे पहले गरीबी और जो गरीब होते हैं ना, उन गरीबों की, धनहीनों का कोई स्थान नहीं होता, कवि ने ऐसा कहा है। और कवि अपनी पहली ही पंक्ति में यह सुझाव देते हैं कि सड़क पार करने से पहले रुको, नहीं तो इन अफसरों की गाड़ियों से कुचल दिए जाओगे। इस न्याय व्यवस्था में अफसर तानाशाह हैं और वे आदमी को आदमी की तरह ही नहीं समझते हैं। न्यायाधीश की कार जब निकलती है, आप लोग भी देखे होंगे कि जब न्यायाधीश की कार निकलती है सड़क पर तो पूरे तमगे के साथ निकलती है। सभी व्यक्तियों के लिए सड़क पर गाड़ी के लिए कितना तेज चलाना है निर्धारित। अब एक नियम है कि कितना तेज गाड़ी आप चला सकते हैं सड़क पर, तो उसका निर्धारित है स्पीड का। लेकिन उन्हें कौन पूछ सकता है, पदाधिकारियों को कोई नहीं पूछेगा, न्यायाधीश को कोई नहीं पूछ सकता है कि तुम इतनी तेज कार में क्यों चलाते हो, तुम अपनी गाड़ी को इतनी तेज क्यों चलाते हो, या कोई नहीं पूछ सकता। हमारे अदालत में न जाने कई कई वर्षों से कितने मुकदमे लंबित हैं। हमारे यहाँ इस तरह के कितने मुकदमे अदालत में जाते हैं और
पन्नों में दब के रह जाते हैं। न्याय में जल्दी के बदले न्याय होने में वर्षों लग जाते हैं और व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। तो व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था, इसमें तो कमी है ही। प्रश्न संख्या 4 है कि तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है और क्यों? तो तेज चाल से चलना पुलिस अफसर के प्रशिक्षण का हिस्सा है, क्योंकि पुलिस को अपराधियों को पकड़ना पड़ता है, कैच करना पड़ता है। तो तेज चाल से नहीं चलेंगे तो कैसे पकड़ेंगे भैया? प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि मंत्री जी के कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मंत्री महोदय कार में बैठ करके निकलते हैं तो आप लोग भी देखे होंगे ना कि सायरन बजती रहती है। तो क्यों बजाया जाता है? तो राजेश जोशी जी कहते हैं कि मंत्री जी की कार के आगे आगे सायरन इसलिए बजाया जाता है कि लोग उसके रास्ते से हट जाएं। साथ ही सायरन विशिष्टता का भी बोधक है, क्योंकि सायरन किसी विशिष्ट व्यक्ति के गाड़ी में ही लगाया जा सकता है। मेरी आपके गाड़ी में सायरन नहीं लगाई जाती है। जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं ना, पदाधिकारी होते हैं ना, उन्हीं की गाड़ियों में सायरन लगाया जाता है। तो यह विशिष्टता का भी बोधक हो गया। और दूसरी बात है कि सुरक्षा को लेकर भी यह किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, और इसका प्रश्न संख्या 6 का क है कि सुरक्षा को अंधी रफ्तार की दरकार है। तो ये जो पंक्तियां हैं राजेश जोशी जी की कविता रुको बच्चों से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था में अफसरों, न्यायाधीशों, पुलिस अफसरों, नेताओं, मंत्री की सुरक्षा के लिए गाड़ी की रफ्तार जरूरी है। इन्हें कहीं जाने में कोई जल्दी नहीं रहती है, फिर भी लोगों के बीच भय बनाने के लिए, अपनी शान शौकत दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं कि वो अपनी गाड़ी को रफ्तार में रखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का ख है कि कई बार तो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी। तो ये जो पंक्तियां हैं ना राजेश जोशी जी की कविता रुको बच्चों से ली गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के द्वारा कवि भारतीय न्याय व्यवस्था की पोल खोलते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह की है। वह कहते हैं कि कैसी है हमारी न्याय व्यवस्था, जिसमें न जाने कितने मुकदमे लंबित हैं। मुकदमा तो लोग कर देते हैं, पर उनकी फाइल एक दूसरे टेबल तक खिसकने में वर्षों लग जाते हैं। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना, ऐसा माना जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन यही अवहेलना न्यायाधीश करते हैं, लोग करते हैं। एक बार नहीं तो कई बार तो व्यक्ति पेशी दर पेशी अदालत का चक्कर काटते काटते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर न्याय नहीं मिलता। तो क्या है, इसी बात को कवि ने अपने कविता में व्यक्त किए हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कौन से वाक्य उदाहरण देकर बताइए कि किन वाक्यों का नारा लगाया जाता है और किन वाक्यों को सेमिनार में बोला जाता है। ऐसे वाक्य का उदाहरण देकर के कह रहा है बताने के लिए। तो न्याय में देरी, पीछे मैंने बताया कि न्याय में देरी और न्याय की अवहेलना है। कोई भी अफसर, नेता, मंत्री, न्यायाधीश जब सेमिनारों में जाते हैं ना, तो उन्हें न्याय व्यवस्था नामक विषय पर बोलने का मौका दिया जाता है कि आप न्याय व्यवस्था पर बोलिए। तो उनको मौका जब मिलता है तो इस वाक्य का प्रयोग खूब करते हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। इस वाक्य का खूब प्रयोग करते हैं वो लोग, चाहे वो कोई न्यायाधीश हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, खूब उपयोग करते हैं इन बातों का। और न्याय में देरी और न्याय की अवहेलना है, इन वाक्यों का प्रयोग करके यदि उन्हें इस पर विचार करना है तो इस पर विचार नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। सेमिनार में सिर्फ इस बात को बोलते हैं, विचार करते तब ना अच्छा होता। मंत्री लोग नारा लगाते हैं कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, परंतु वे ही पैरवी लगवा करके अफसरों को गलत कार्य करने पर बाध्य करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि घटना स्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों।
तो घटना स्थल पर, जहाँ घटना होती है ना, उसी को कहा जाता है घटना स्थल। तो घटना स्थल पर बाद में पुलिस अफसर पहुंचते हैं, सब कुछ हो जाता है ना, तब पुलिस अफसर वहां पर पहुंचते हैं। और पुलिस अफसर को प्रशिक्षण तो तेज चलने के लिए दी जाती है। जब उनको प्रशिक्षण मिलता है ना, ट्रेनिंग मिलती है, तो उनको तेज चलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन वह किसी भी घटना से डरती हैं और इसीलिए वह घटना स्थल पर देर से पहुंचती हैं। जल्दी पहुंचना चाहिए ना, लेकिन घटना स्थल पर जब घटना हो जाती है तब पहुंचती हैं। वह अपने दायित्व बोझ से पीछे हो जाते हैं और यह तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन को दर्शाता है। यह व्यवस्था जो है, पुलिस का देर पहुंचना, यह हमारे लोकतंत्र में व्याप्त, हमारे लोकतंत्र में चारों तरफ जो है ना, यह भ्रष्टाचार फैल गया है और पुलिस जो है ना, वह अपने निकम्मेपन को दर्शा रहा है कि हम घटनास्थल पर देर पहुंचे। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तेज रफ्तार से आने वालों पर कवि की क्या टिप्पणी है? तो तेज रफ्तार सड़क पर चलने वालों को भय उत्पन्न कराते हैं कवि कि यहाँ शासक वर्ग जल्दी में है, लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं है। यहाँ उनका जो है सो दायित्व निर्वाह के लिए, अपने जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए उनका तेज रफ्तार नहीं है। वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है। अगर आम पब्लिक मिले ना तो उसको रौंदते हुए उनकी गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा कर रहे हैं कवि। ऐसे में कवि बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य क्या है? बच्चा ही तो हमारा सभी भविष्य है, वही सब कुछ है मेरे लिए। वह कहीं इनकी अंधी रफ्तार में दब कुचल करके न रह जाएं, इसीलिए जोशी जी कहते हैं कि रुको बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि कविता में, यह रुको बच्चों जो कविता है उसमें बच्चों को किस बात की सीख दी गई है और क्यों दी गई है, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इस कविता में जोशी जी ने बच्चों को इस बात की सीख दी है, इन बातों को बताया है कि यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में है। यहाँ जो अफसर है ना, पुलिस वर्ग के लोग हैं, ये सब बहुत जल्दी में हैं, लेकिन उसको जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं है। जल्दी तो होना जरूरी है, लेकिन दायित्व निर्वाह के लिए जल्दी हो तब ना। वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है, वह तो अपनी शान शौकत को कामयाब रखने की जल्दी में है। ऐसे में बच्चों, सड़क पार करने से रुको। तुम हमारा भविष्य हो, तुम हमारा सब कुछ हो। देश के भविष्य हो, मेरा ही नहीं, बच्चे जो होते हैं ना, वह पूरे देश के भविष्य होते हैं। कहीं तुम इनकी जो अंधी रफ्तार है ना, इनकी गाड़ी जो तेज रफ्तार में चलती है ना, उसमें दबकर कुचल ना दिए जाओ। प्रतिकार्थ यह है कि बच्चे रुककर, संभलकर, सोच विचार कर आगे बढ़ें और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा न बने। जोशी जी ने कहा है कि आप मेरे सब कुछ हो, आप संभल कर चलो, सोच विचार कर आगे बढ़ो, ताकि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें आप उसका हिस्सा न बनो, उसमें कुचल न दिए जाओ। तो इस चैप्टर का मैंने सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर करवा दिया और आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर का करवाएंगे। अगर आप लोगों को इस प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।